मेरे दोस्तों, ये वो समंदर है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और ये इल्म का समंदर है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, अब आओ अपनी पार्टी में, आओ अपने समंदर के साथ और मिलाओ उन दरियाओं को जो आज तक दरिया बनकर आपको बताते थे, आपके सामने इतराते थे कि हम दरिया हैं। मेरे दोस्तों, तो उन्हें बताओ कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जब चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, तो जिधर से हम चलेंगे इंशाअल्लाह उधर से रास्ता बनेगा। मेरे दोस्तों, तो आप लोगों से मैं विदा लेता हूं और आप लोगों से सिर्फ यही अर्ज करता हूं कि उसूलों पर जहां चाय टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाय टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्र ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, हमारी रिवायत कौन है? हमारी रिवायत ये आलिम है, हमारी रिवायत हमारे उलमा है, हमारी रिवायत ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, हमारी रिवायत इनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, ये हमारी रिवायत है, हमें इनसे सबक हासिल करना है। इन मसाजिदों से, इन मकाबिरों से, इन अपने मदारिसों से यहाँ बैठकर जहाँ दीन की तालीम होती है उनसे बैठकर सच बोलना सीखिए, हक बोलना सीखिए, आलिमों की सोबत इख्तियार किए। और तमाम उलमा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ फख्र के साथ कि आज जिस मजलिस में मैं जाता हूँ, जिस मजलिस में मैं बैठता हूँ, मुझे अपने उलमा की कसीर तादाद वहाँ होती है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, अभी हजरत हम वहाँ पहुंचे, बुलंदशहर में एक उपचुनाव था, वहाँ हम पहुंचे, उस चुनाव के अंदर उपचुनाव था, हमारी पार्टी का प्रत्याशी भी लड़ रहा था, समाजवादी के प्रत्याशी भी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी थे। हम लोग तमाम यहाँ कई लोग मौजूद हैं जो मेरे साथ थे। तो हम लोग एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ किसी ने बता दिया इमाम साहब से कि ये उत्तराखंड के सदर है मेरे बारे में। तो इमाम साहब नमाज के बाद आके कहने लगे मुझसे कि हजरत एक कप चाय मेरे हुजरे में आ जाइए, एक कप चाय पी लीजिए। मैंने कहा साहब मेरी खुशनसीबी में हाजिर होता हूँ। तो मैं नमाज के बाद वहां पहुंचा तो मुफ्ती जुल्फिकार साहब जो समाजवादी, जबकि ये बात मुझसे नहीं कहनी चाहिए थी मुझे, लेकिन हक बात है और सच है, और उन्होंने अपने एमएलसी के सामने कही, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो मुफ्ती जुल्फिकार साहब समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और वो चुनाव में वोट मांगने आए हुए थे समाजवादी के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। वो मुफ्ती साहब, इमाम साहब जो थे वो भी उन्हें जानते थे, वो उन्हें लेकर हुजरे में उनको भी ले आए। इत्तिफाक से वहां एक एमएलसी भी थे, मैं माइक से मंच से नाम नहीं लेता, उसी पार्टी के एक एमएलसी भी थे, मौजूदा एमएलसी, वो भी आ गए। वहां बैठे, दस्तरखान बिछ गया, चाय आ गई। मैंने उनसे पूछा, मौलाना से, मुफ्ती साहब से, मैंने मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है आपसे, मुफ्ती जुल्फिकार साहब से। तो कहने लगे फरमाइए। मैंने कहा साहब आपकी क्या राय है असद साहब के बारे में? मुफ्ती साहब से मैंने पूछा कि मुफ्ती साहब आपकी क्या राय है असद साहब के बारे में? तो मुफ्ती साहब ने कहा, कहने लगे, उनके जो अल्फाज थे मैं वही दोहराऊंगा, बिल्कुल उनके अल्फाज। कहने लगे कि देखिए सदर साहब, आज मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की कोई आवाज है तो वो असद साहब है, और कौम को चाहिए, उनके अल्फाज सुनिए, कौम को चाहिए कि उनका साथ दे, और अगर कौम उनका साथ नहीं देती तो कम से कम उनकी टांग न खींचे। ये अल्फाज मुफ्ती साहब के, ये अल्फाज दूसरी पार्टी के नेताओं के हैं आपके लिए मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो हक की बात करता है, वो सच की बात करता है, वो हक कमजोर मजलूम की बात करता है, मजहब की तफरीक नहीं करता, फिरकों की तफरीक नहीं करता, फिरकों में कौम को नहीं बांटता, वो सबकी इज्जत करता है, तमाम आलिमों की इज्जत करता है। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने एक क्लिप सुनी होगी, शायद नहीं सुनी तो मैं एक छोटी सी बात और बताकर, बिहार में थे, वहां तमाम उलमा हजरात आए, जमीयत उलमा हिंद के भी, जमीयत अहले हदीस के भी, वहां के सदर आए और आकर उन्होंने कहा उनसे, असद साहब से, कि हमें मुलाकात करनी है। बैठा लिया। वो आलिमों की बहुत इज्जत करते हैं, दाढ़ी और टोपी वालों की बेपनाह इज्जत करते हैं। तो वो जब उन्हें बैठाया तो उन्होंने, जो जमीयत के सदर थे बिहार के, उन्होंने कहा कि असद साहब, हमें बिल्कुल मोतबर जराए से और मोतबर शख्स ने आकर ये बताया है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, बिहार के चुनाव में आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो, इसकी वजाहत कीजिए। तो मौलाना असद साहब ने कहा कि जब आपने ये कह दिया
कि वो मोतबर शख्स हैं और मोतबर जराए से उन्हें ये खबर आई है कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। अब कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं उम्रे का टिकट मंगा रहा हूं और उम्रे पे चलते हैं, मैं भी चलूंगा और वो मोतबर शख्स भी चलेंगे और वो रोज़ा मुबारक पर जाएंगे और अल्लाह के नबी के कदमों में खड़े होंगे और खड़े होकर वहां वो सिर्फ ये कह दे कि ये मोतबर जराए से मुझे पता चला है कि असदुद्दीन बीजेपी का एजेंट है। उसके बाद मैं उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। उसके बाद वो अल्लाह के नबी के कदमों में खड़े होकर मेरे लिए दुआ करें, बद्दुआ करें और मैं वो मेरी हलाकत की दुआ करें और मैं वहां उस पर आमीन कहूंगा। वो रोने लगे, वो आलिम रोने लगे, कहने लगे कि असद साहब अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी के कदमों में बैठकर खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो हमें आप पर पूरा यकीन और पूरा एतमाद है। अब जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, क्योंकि अभी आपके सामने भी ये वक्त आने वाला है, आपके सामने भी ये वक्त आने वाला है। लोग आपसे आकर कहेंगे कि ये कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं आपको सवाल भी देता हूं और जवाब भी देता हूं। आप पूछना उन लोगों से कि 2017 में जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा था, क्या ओवैसी साहब चुनाव लड़े थे? क्या मजलिस यहाँ चुनाव लड़ी थी? क्या नैयर काज़मी चुनाव लड़े थे? लेकिन उसकी जनता पार्टी के जीत गए। ओवैसी साहब 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ 3 सीट पर, पहली हैदराबाद, दूसरी औरंगाबाद महाराष्ट्र और तीसरी किशनपुर बिहार, किशनगंज बिहार। तो मेरे दोस्तों 3 सीट पर हम चुनाव लड़े, 3 सीट में से हम 2 सीटें जीत गए और तीसरी सीट हम 2200 वोट से हार गए कांग्रेस की वजह। कांग्रेस चुनाव जीत पर हम 2200 वोट कम रहे, हम 2200 वोट से चुनाव हार गए वहां तीसरी सीट पर, वरना हमारे 3 एमपी होते। और एक खुशी की बात यह है कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने जा रही है। बंगाल के चुनाव में मजलिस जो है इंशाल्लाह 2 विधायक जीताकर 4 लाख वोट लेकर राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क में राष्ट्रीय पार्टी होगी इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों पूछना उन लोगों से जो आपसे आकर कहेंगे कि यहाँ कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा, उनसे पूछना कि मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई कांग्रेस की। पूछना, उनसे सवाल करना कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार किसने गिराई थी। कांग्रेस के एमएलए ने गिराई है। कांग्रेस के 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मेरे दोस्तों कर्नाटका में किसने गिराई कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस के विधायकों ने गिराई है। आसाम में किसने? कांग्रेस के विधायकों ने। और उत्तराखंड में किसने बनवाई है? 12 विधायक छोड़कर चले गए थे, 9 विधायक चुनाव से पहले चले गए थे, जाकर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ा। आज वहां मिनिस्टर है, इधर आते हैं तो इधर मलाई खाते हैं, उधर जाते हैं तो उधर मलाई खाते हैं। और हम बेवकूफ हैं, हम कांग्रेस के नाम पर वोट करेंगे। अब नहीं होने वाला ये, अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हम कांग्रेस के नाम पर या किसी लीडर के नाम पर या बिरादरी के नाम पर अब हम वोट नहीं करने वाले। अब इंशाल्लाह वोट करेंगे तो कौम के नाम पर करेंगे, अगर वोट करेंगे तो हक के नाम पर करेंगे, अगर वोट करेंगे तो इंसानियत के नाम पर करेंगे, अगर वोट करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर करेंगे, अगर वोट करेंगे तो पतंग के निशान पर करेंगे। का निशान पतंग है, न घबराओ अंधेरों से, न घबराओ अंधेरों से। अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। वो कागज का फूल ये पतंग का निशान होगा जब इस निशान से जीतकर आपके नुमाइंदे आपके बीच में से जब जिला पंचायत में पहुंचेंगे, जब विधानसभा में पहुंचेंगे, जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, वहां आपका नाम लेकर आपके हुकूक की बात करेंगे। वहां उर्दू टीचर की बात नहीं करेंगे, एक स्कूल खुलवाने की बात नहीं करेंगे कि स्कूल खुलवा दिया हो गया काम। नहीं मेरे दोस्तों, वो और बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें बुलाया गया था उर्दू लाने के लिए, लेकिन वहां उर्दू पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हिंदी भी हमारी जबान है मेरे दोस्तों। लेकिन ये कांग्रेस का कारनामा है, ये कांग्रेस का कारनामा है। छोटी सी बात सुनाकर अपनी बात यही खत्म करता हूं मेरे दोस्तों, ये कांग्रेस का कारनामा है। जब ये मुल्क आजाद हुआ 1950 में, जब ये तय हो रहा था इस मुल्क में कि कौन सी जुबान को हिंदुस्तानी की अव्वल दर्जे की जुबान दी जाए, तो कहा कि पार्लियामेंट में वोट कराया जाए। पार्लियामेंट में वोट करा दिया। जब पार्लियामेंट में वोट हुआ, बराबर वोट मिले, बराबर हिंदी को बराबर उर्दू को, तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब बराबर वोट है तो ठीक है, दोनों को दर्जा दे दिया जाता है,
उर्दू वाले भी खुश रहे, हिंदी वाले भी खुश रहे। उर्दू जबान किसी और मुल्क की जुबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, उर्दू ही हमारी जुबान है, ये यही की जुबान है जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बोली जाती। ये हिंदुस्तान की जुबान है, ये हमारी जुबान है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। मेरे दोस्तों, होना ये चाहिए था कि दोनों जबानों को पूरा इख्तियार दिया जाता, लेकिन हुआ क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की बात मानता है, उन्होंने अपना एक वोट हिंदी को दे दिया और उन्होंने जो है हिंदी उर्दू को समाप्त किया और हिंदी को बढ़ा दिया। आपके और मेरे साथ कांग्रेस का रवैया 1950 से वही है, लेकिन हमें समझने में 70 साल लगे। आज समझ में आ गया। ये नौजवान यहाँ इतने खड़े होकर सुन रहे हैं, ये इसलिए सुन रहे हैं कि इनकी समझ में आ गया कि तुम्हारा हमदर्द कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है। आज तक तुम्हें नुकसान पहुंचाया किसने है। मेरे दोस्तों, आज इनको समझ में आ गया और ये नौजवान इंशाअल्लाह इनकलाब लाएंगे। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।